नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो स्टोरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा देश एक हिसाब से क्राइम की गठरी लेकर के घूम रहा है। कभी दिल्ली से निर्भया निकलती है, कभी कोलकाता से निकलती है और कभी किसी नए शहर से। अब आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं कोलकाता से निकली हुई निर्भया की असली कहानी। असली कहानी या तो किसी को पता नहीं है या फिर सुनाना नहीं चाहता है। अब आपके सामने मैं असली कहानी रखूँगा, आप लोग सुनेंगे तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी दर्दनाक कहानी है। उस लड़की के साथ जो हुआ शायद कभी इस दुनिया में पहले नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से उसके जिस्म के साथ खेला गया और जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया, बहुत ही शर्मनाक है। एक शोर उठता है, फिर खामोशी छा जाती है, फिर खामोशी टूटती है और शोर उठता है। इस बार ये खामोशी कोलकाता में टूटी और शोर उठा। निर्भया से पहले और निर्भया के बाद अक्सर यही देखा गया है और यही होता रहा है। कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर को मार दिया जाता है, लेकिन बताने वाले अब तक ये नहीं बता पाए कि डॉक्टर को मारने से पहले उसके जिस्म को नोचा गया था या फिर मारने के बाद उसके साथ दरिंदगी की गई थी। सवाल बड़ा है, जवाब बहुत अहम है। ये कहानी है 8 अगस्त 2024 की। इस रात ओलंपिक से भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी थी, क्योंकि इसी रात भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था। और खेलों को लेकर अक्सर उत्साह से भरे रहने वाले पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता के लिए ये एक बड़ी बात थी। यही वजह कि ड्यूटी पर मौजूद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने इस रात इकट्ठे डिनर करने के साथ नीरज चोपड़ा का मुकाबला साथ मिलकर लाइव देखने का फैसला करते हैं। इन्हीं में से एक थी वो ट्रेनी डॉक्टर जिसे गुरुवार की रात को अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। उसने रात को अपनी ड्यूटी पूरी की और अपने 4 कलीग्स के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में डिनर के लिए चली गई। डिनर के साथ साथ उन्होंने इकट्ठे नीरज चोपड़ा का मुकाबला भी देखा, जिसके बाद उसके दोस्त तो वहाँ से निकल गए, लेकिन उस ट्रेनी डॉक्टर ने वहीं रुककर थोड़ा सो लेने या फिर यूं कहें कि रात काट लेने का फैसला किया। असल में अस्पताल के इस सेमिनार हॉल का इस्तेमाल किसी सेमिनार या मीटिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए कभी कभी किया जाता है। ऐसे में आमतौर पर अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स इस सेमिनार हॉल में अक्सर काम के दौरान सुस्ताने चेंज करने या फिर नाइट ड्यूटी में छपकी लेने के लिए जाते हैं। गुरुवार की रात को भी 31 साल की वो डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में डिनर के बाद आराम कर रही। अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे इस सेमिनार हॉल में अस्पताल के स्टाफ को जो कुछ दिखा, उसके बाद तो सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि पूरे कोलकाता में बवाल मच गया। सेमिनार हॉल में उसी ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी अर्धनग्न लाश पड़ी थी और लाश पर अनगिनत चोट के निशान थे। लाश को देखकर लगता था कि शायद उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ चंद घंटे पहले ही ज्यादती की कोशिश की गई और इसी कोशिश में उसका कत्ल भी कर दिया गया। ये यकीनन बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हो गया और इस वारदात की कोई चीख या शोर तक किसी को सुनाई नहीं दी। अब सवाल ये था कि आखिर ये कैसे हो सकता था? इस कत्ल के पीछे कौन था? अस्पताल का ही कोई स्टाफ, किसी मरीज का कोई तीमारदार, कोई बाहरी व्यक्ति या फिर कोई और? देखते ही देखते अस्पताल में अब इस कत्ल को लेकर लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। खासकर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, ट्रेनी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट इस वारदात से खास नाराज थे। ऐसे में खबर मिलने पर आनन फानन में कोलकाता पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। शुरुआत में सिवाय ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश के अलावा पुलिस के पास इस केस का कोई अहम सुराग नहीं था। बहरहाल मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और हर टीम ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। किसी टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया, किसी ने लोकल सोर्सेज के हवाले से उस अस्पताल में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू की, तो किसी को मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तफ्तीश में सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ही थी। क्योंकि कत्ल का संभावित वक्त भी पुलिस को पता था, तो पुलिस ने इसी टाइम फ्रेम की सीसीटीवी फुटेज की जांच चालू की और इस सिलसिले में पुलिस की रडार में कुल 7 से 8 लोग आए, जिनसे पूछताछ चालू की गई। अस्पताल में पुलिस इन सभी के सभी लोगों से पूछताछ कर ये जानने समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस रात वो इमरजेंसी बिल्डिंग में और खासकर सेमिनार हॉल के आसपास क्या कर रहे थे। इनमें जिसका भी जवाब संतोषजनक मिला, पुलिस उसे जांच के दायरे से बाहर करती गई, जबकि जिसका जवाब संदिग्ध लगा उस पर इन्वेस्टिगेशन का शिकंजा और कसता गया। इसी सिलसिले में 33 साल के संजय राय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी पुलिस के सामने आया, जो अक्सर उस अस्पताल में आता जाता था। इत्तेफाक से संजय भी उस रात सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल में सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा था। राय को पहले 11 बजे के आसपास अस्पताल में देखा गया था, जिसके बाद वो बाहर निकल गया था, लेकिन इसके बाद उसे फिर सुबह करीब 4 बजे अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा गया था। करीब 40 मिनट बाद वहां से फिर बाहर निकला। पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी की उसकी तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो शराब के नशे में धुत था। वैसे भी जब संजय राय के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि वो नशे का आदी है और रोजाना शराब पीने की उसकी पुरानी आदत है। लेकिन इसी बीच तफ्तीश में लगी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसके बाद ये साफ हो गया कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल का मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय राय है।
जिस पर शक की सुई घूम रही थी। असल में पुलिस को मौका वारदात की छानबीन के दौरान एक टूटा हुआ नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। शक था कि ईयरफोन इस वारदात में शामिल किसी आरोपी का हो सकता है, क्योंकि छानबीन में साफ हो चुका था कि वो ईयरफोन कम से कम पीड़ित लड़की का तो नहीं था। ऊपर से जिस तरह से वो ईयरफोन टूटा हुआ था, उसे देखकर लगता था कि शायद ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती के दौरान ही टूट गया होगा। अब पुलिस ने इस पहलू को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया, और इस बार पुलिस इस बात पर गौर करके हैरान रह गई कि सुबह 4 बजे जब संजय राय इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तब तो उसके गले में एक नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मौजूद था। लेकिन जब 40 मिनट बाद वो बाहर निकला तो ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। यानी ये शक तकरीबन पुख्ता हो चला था कि वो ईयरफोन संजय का ही था। ज्यादती और कत्ल के दौरान सेमिनार हॉल में उसका ब्लूटूथ गिर गया था। अब पुलिस ने संजय के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से शार्ट लिस्ट किए गए तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन के साथ उस ब्लूटूथ ईयरफोन की पेयरिंग यानी कनेक्शन चेक करने की कोशिश की, और ये देखकर चौंक गई कि वो ईयरफोन संजय के मोबाइल फ़ोन के साथ ही पेयर्ड यानी कनेक्ट मिला। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि वो ईयरफोन किसी और का नहीं बल्कि संजय राय का ही था। ये तो तफ्तीश का सिर्फ पहला मुकदमा था। जब पुलिस ने संजय के मोबाइल फ़ोन की जाँच की तो उसमें पुलिस को ऐसी ऐसी चीज़ें नजर आई कि खुद पुलिस वालों को भी शुरू में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। संजय का मोबाइल फ़ोन अनगिनत पोर्न वीडियोज से भरा हुआ था, और पोर्न वीडियोज भी वैसे वैसे नहीं बल्कि बेहद हिंसक और इंसानियत की तमाम हदों से परे थे। पुलिस सूत्रों की माने तो इस बात का सबूत था कि संजय राय दिमागी तौर पर एक विकृत किस्म का शख्स था, जिसकी इस सच्चाई के बारे में कम ही लोग जानते थे। अब पुलिस ने संजय को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। पता चला कि वो अक्सर रात को शराब पीकर पोर्न वीडियो देखा करता था, अस्पताल में और उसके इर्द गिर्द मंडराता भी रहता था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय राय की 4 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अकेला ही रहता है। उसका मकान अस्पताल के पास ही है। असल में ऐसी ही अजीब और हिंसक मानसिकता के चलते उसकी 3 बीवियां उसको छोड़कर जा चुकी हैं, और चौथी बीवी की पिछले साल कैंसर के चलते मौत हो चुकी है। संजय राय से जुड़ी इन जानकारियों के सामने आने और खासकर मोबाइल फ़ोन का मौके पर मिले ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर हो जाने पर पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब भी वो नशे की हालत में ही था। शुरू में तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, ब्लूटूथ और उसके पास से मिले दूसरे कई सबूतों के चलते आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को भोर में करीब 4 बजे उसने उस ट्रेनी डॉक्टर पर तब हमला किया जब वो सेमिनार हॉल में सो रही थी। पहले उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, और फिर जब विरोध उसने किया तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों की माने तो संजय ने इस वारदात के बाद मौका वारदात पर बिखरे खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश की। वारदात के बाद वो घर गया, उसने अपने कपड़े भी धो दिए, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी चीज थी जिससे वो खून के धब्बे साफ करने को भूल गया, और वो थे उसके जूते। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके गीले कपड़ों के साथ साथ खून के सने जूते भी बरामद कर लिए गए। कोलकाता पुलिस ने अंदेशा जताया है कि इस वारदात में संजय राय के साथ कोई और भी शख्स शामिल हो सकता है। पुलिस उस एंगल से भी मामले की छानबीन कर रही है। असल में सेमिनार हॉल में बरामद ट्रेनी डॉक्टर की लाश पर मौजूद बर्बरता के निशान देखकर पुलिस वालों के भी जोर के झटके लगे हैं। लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर लोग उसकी तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करने लगे थे। अब इस क्राइम स्टोरी से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।